हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है पुष्पराज स्टडी जोन में, जो कि मेरा नाम पुष्पराज सिंह है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ वन शॉट रिवीजन, जो कि दी अनलिमिटेड वन लाइनर डेक। यानी कि ये वन लाइनर क्वेश्चन के हिसाब से आपको 9th 10th एंड 12th सारे क्लासेस के लिए रहेगा, जिसमें से आपको इसमें जो इंक्लूड सब्जेक्ट है यानी जुड़ा है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ रहेगा। इसमें आप क्या फिजिक्स भी रहने वाला है, जो हर सब्जेक्टों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हर एग्ज़ाम के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। तो कवरेज जो हमारा हाईलाइट रहेगा, क्लास 9th का रहेगा आइटम एंड मोशन साउंड, जो कि आपके लिए हर सब्जेक्ट के हर विषयों के लिए, हर क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्लास 10th का जो चैप्टर रहने वाला इलेक्ट्रिसिटी, सरफेस एरिया। क्लास 12th का रहने वाला फिजिक्स फार्मूलास, कंप्लीट बायोलॉजी। कंप्लीट बायोलॉजी क्योंकि एक हमारे जो विद्यार्थी थे, उन्होंने कहा था कि सर आप बायोलॉजी का क्लास बना दें, तो मैं उसी बायोलॉजी पर एक क्लास भी इसके साथ जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि 9th 10th 12th के लिए यह भी और इम्पोर्टेंट है। तो मैं शुरू करने वाला हूँ, जो कि बेसिक से जो मास्टरी तक आप सब कुछ ही एक जगह यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मेरे चैनल पुष्पराज स्टडी जोन पर जुड़कर। आप एग्ज़ाम से पहले क्या करें, रैपिड फायर मतलब आप रिपीट कर सके, यानी एक से बार कई बार आप रिवीजन कर सके, रिकॉल कर सकते। तो रिकॉल के लिए बेस्ट जो रिसोर्स है, इसे सेव कर लो। क्या करना है, इसे सेव कर लो, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला हम पॉइंट है जो हम अपना शुरू करने वाले हैं कि हम इन जो सब्जेक्टेड है क्लासेस है, उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, बांटेंगे कैसे। तो यह है कि जो क्लास 9th के लिए, आपके 9th 10th 12th सबके लिए यह बराबर के लिए है। जो आज हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु और अणु क्या है। परमाणु और अणु के बारे में हम बात करेंगे कि जो लोविजर या प्रोड्यूस्ड लॉ है, वह क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का जो नियम है वह क्या है। तो केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होता है, यानी ना बनता है, ना ही डिस्ट्रॉय होता है। डिस्ट्रॉय मतलब खत्म होता है, नष्ट होता है। तो टोटल मास का जो टर्न्स है या टोटल मास है, वह एक क्या है, प्रोडक्ट है, यह एक पदार्थ है। लॉ ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज, यह क्या है, यह एक पेवर केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट्स हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बाई मास में होते हैं। क्या होते हैं, मास में होते हैं। तो एग्जांपल जैसे वाटर में HO हमेशा क्या होता है, 1.8 होगा। कितना अनुपात होगा, हाइड्रोजन कितना है, एक, हाइड्रोजन का एक बैलेंसी, उसके बाद में ऑक्सीजन का 8, तो 1.8 होगा, जो कि वाटर में हमेशा कितना रहता है, 1.8। तो इसका जो चाहे सोर्स कुछ भी हो, बट इसका जो क्रमांक रहने वाला है वो वही रहने वाला है। तो आप समझ लीजिए कि एक ऑक्सीजन और जब दो H यानी कि दो हाइड्रोजन मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, H2O। H2O को क्या कहते हैं, जल कहते हैं। तो ऐसे ही डेल्टोज जो पोस्टुलेट्स है वह क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। वह है एक आइटम होता है, उसको हम बताएंगे। आइटम मतलब सबसे जो छोटा प्रेडिकल है, जो प्रेडिकल है उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन में डिवाइड नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, आइटम जो है परमाणु, वह क्या है, उसमें जो प्रेडिकल में केमिकल रिएक्शन में वह डिवाइड नहीं होता। ठीक है। तो एक एलिमेंट के सारे एटम्स को मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में आइडेंटिफाई यानी आइडेंटिकल होते हैं, मतलब उसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो क्विक फैक्ट अगर हमें रिवीजन के तौर पर देखा जाए, क्योंकि यह हमें शॉर्ट फॉर्म में मिल गया, इसका क्या मतलब है इसको हम समझ गए, बट हमें अभी इसको क्विक जो फैक्ट है उसको हम याद करने के लिए प्रयोग करेंगे। एटोमिसिटी क्या है, यानी कि जो परमाणुएं क्या हैं। जैसे आर्गन हीलियम मोनोटोमिक है, जो कि ऑक्सीजन O2 है। तो डायटोमिक फास्फोरस क्या है, तो वह है P4। टेट्रा एटोमिक है, क्या है, टेट्रा एटोमिक है। उसके बाद में मेनेमोनिक 1 से 10 तक जो होते हैं वह क्या होते हैं, मेनोमोनिक एलिमेंट होते हैं। जैसे हाय, हेलो, लिटिल, भोले, बच्चों से जो आपको नेटफ्लिक्स ऑन जो फ्राइडे नाइट, ये सारी जो आपको दिखते हैं, तो इन्हीं से होते हैं। जैसे कि एच
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये सब क्या है 10th, ये आपके लिटिल मिनी मोमाइन है। उसके बाद में जो फार्मूला रहने वाला है वह यूनिट मास का है। क्या है? एक यूनिट मास, द्रव्यमान का एक इकाई है। तो ये टर्म अनकंपाउंड्स होते हैं, इसमें क्या यह कंपाउंड नहीं होता है। तो अनकंपाउंड्स के लिए यूज होता है जो लोन्स से बने होते हैं। किससे? लोन से बने होते हैं। एग्जाम्पल NaCl, यानी कि उसे क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं? नमक। NaCl को हम क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं। तो आप इसको परमाणु अणु के बारे में समझ सकते हैं, रिएक्शन करने के बारे में जान सकते हैं, लॉ ऑफ कन्वर्सेशन के बारे में समझ गए। तो इन्हीं छोटे से छोटे फैक्ट्स को आप याद करते रहेंगे तो आपका 2 नंबर से 5 नंबर आपका जल्द से जल्द तैयार हो जाता है। तो ऐसे हम देखेंगे कि जो क्लास 9th का फिजिक्स है, फिजिक्स में मोशन जो चैप्टर है, मोशन गति या साउंड ध्वनि है, हम उसको समझेंगे। वन साइड पे हम समझेंगे मोशन को, एक तरफ समझेंगे हम साउंड को। मोशन क्या है, साउंड क्या है। जैसे कंपैरिजन कार्ड, जब हम एक कार्ड को दूसरे कार्ड से कंपैरिजन करते हैं, यहाँ से वहाँ तक जाने का जो डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, उससे हम क्या नापते हैं? लंबाई को नापते हैं। तो वह डिस्प्लेसमेंट निकलता है। जैसे ए से लेकर बी स्थान तक जाने की दूरी को, डिस्टेंस को मोशन करते हैं। कोई भी यहाँ से हम जब कोई चीज़ ये वस्तु से बी वस्तु तक फेंकेंगे तो उसमें क्या करेगा? डिस्टेंस, दूरी हुआ, उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वह एक मोशन करते हुए जाएगी, इसलिए उसका प्रयोग करते हैं। तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट क्या है उसके बारे में समझेंगे। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जो एक्चुअल पाथ है। पाथ मतलब एक रास्ता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर है। इस उसको हम बोलते हैं कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन, यानी कि वह नज़दीकी है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म उसके मानते हैं। तो कॉन्सेप्ट कार्ड जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का है, जिसे हम स्पीड या कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट मतलब नियतांक रहती है, लेकिन जो डायरेक्शन बदलने से बायोलेटिक चेंज होते हैं। तो यही इट इज़ एंड द एक्सीलरेटिंग मोशन, इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेटिव मोशन बोलते हैं। अब इसमें दिखाया गया है कि आप इससे कैसे सावधान रह सकते हैं। यह आपको दिखाया गया है बॉक्स में, जो कि आपके लिए है कि अलर्ट बॉक्स जो लिखा हुआ है, अलर्ट बॉक्स वह क्या है? अलर्ट बॉक्स मतलब आपको इस पे ध्यान देना है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो आपका क्या निकल आएगा? एवरेज स्पीड। कितनी स्पीड से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए, तो उससे हमें पता चल जाएगा कितना मोशन लगा। मोशन मतलब गति कितनी लगी। यानी कि हमें वार्निंग दे रहा है कि v यानी वेग प्लस u अपान 2 अगर जो करेंगे तो सिर्फ वेलोसिटी के लिए यूज़ करेंगे, जो कि स्पीड के लिए नहीं। इससे हम स्पीड नहीं निकाल सकते, उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द मोशन, इक्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं इसका? तो v बराबर u प्लस ए टी, इससे जो आपका वेग है वह निकल आएगा। उसके बाद में जब आपको यस निकालना हो स्पीड, तो उसको आपको निकालना पड़ेगा यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इन सूत्रों से आप निकाल सकते हैं। तो यह आपके लिए सूत्र भी यानी फार्मूला भी हो गया, और उसके बाद में आपका एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या भी कर दिया। और इन कंसेप्ट को हम क्यूआई जो पीवाईक्यू फॉर्म में अगर देखें तो इसका 1 नंबर का पीवाईक्यू भी बन सकता है। अगला हम देखने वाले हैं कि साउंड फार्मूला क्या है। फार्मूला जो कार्ड होता है साउंड स्पीड फार्मूला, स्पीड जिसे बोलते हैं v, उसके बाद में जो वेवलेंथ होती है उसे बोलते हैं गामा। तो एक्स जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम v से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे कोई फैक्ट है, कार्ड है, यानी फैक्ट कार्ड, यानी आपके सामने एक दीवार है, जब आप स्पीक करेंगे तो यानी बोलेंगे तो आपकी आवाज़ दीवार से टकराकर वापिस आएगी, उसी को बोलते हैं फैक्ट कार्ड। साउंड की क्या होती है? गति होती है, वह जाती है और ध्वनि के रूप में आपको रिटर्न नहीं मिलती है। तो जो इसे बोलते हैं इको, इको होता है। तो सुनने के लिए जो एवेस्टिकल कम से कम 7.2 होना चाहिए,
यानी कि कितना होना चाहिए 7.2। ये आपके लिए पीवाईक्यू भी हो गया, वह 1 नंबर आपके तैयार भी हो गए, इससे आ सकता है। तो मैटर्स डूर यानी कि जो आपका कोई भी बात करने वाला है, डूर यानी कोई कुछ है तो होना चाहिए, और टाइम जो गैप हो वह 0.1 सेकंड होना चाहिए। यानी कि जो आपकी एक दरवाजे से जो गैपिंग है वह कितनी होनी चाहिए 7.2 मीटर। कितना 7.2 मीटर, 17.2 मीटर, यानी कि 17.2 मीटर अगर दूर है आपके दरवाजे से, तो आप जब बोलेंगे तो वह आपको कितनी देर में सुनाई देगा, वह 0.1 सेकंड में आपको सुनाई देगा। यानी कि जब आप अरे इतने इतने दूरी पर है, कितने दूरी पर 17.2 मीटर्स पर अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है तो आपको कितने सेकंड में सुनाई देगा 0.5 सेकंड में। ठीक है, तो 0.5 सेकंड में। बट आपको यहाँ पर दीवाल है तो दीवाल का जो फ्रीक्वेंसी होता है उससे आपको जल्द से जल्द मिलता है, तो आपको कितने देरों में आपको सुनाई देता है 0.1 सेकंड। कितने सेकंड में 0.1 सेकंड में। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनकर रेडी हो गया। आप जानेंगे कि लॉ आर्ट कार्ड क्या है, यानी जो कार्ड का है इसका लॉ क्या है। ठीक है, तो लॉ ऑफ जो रिफ्लेक्शन होता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी साउंड लाइट की जो तरह रिफ्लेक्ट होती है। जैसे किसी तरह जैसे साउंड भी क्या होती है रिफ्लेक्ट करती है, जैसे कि एक बिजली प्रकाश भी रिफ्लेक्ट करती है। यानी कि जैसे आप शीशा पर जब अपनी टॉर्च मारते हैं तो रिफ्लेक्ट यानी वापस होकर किरणें आती है, वैसे ही आपकी आवाज़ें जब आप बोलते हैं तो टकराकर आपको वापस सुनाई देती है। कितने सेकंड में 0.1 सेकंड में। समझ गए आप। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है। आप चाहे 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो, आपके लिए सारे यह पॉइंट्स बेहतर है। ठीक है, बेनिफिट भी है। तो अगला हम देखने वाले हैं जो हमारा पॉइंट है क्लास 10th के लिए फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत जो आपका चैप्टर है उससे क्या है। तो हम आज सीखेंगे कि जो चार्ज है या करंट है इस पे कितना बैलेंसी लगा है और इसका कितना करंट है लग रहा है, इसको हम सीखेंगे। यह है क्वांटिजेशन यानी कि क्यू मतलब होता है आवेश, इस पर कितना आवेश यानी आवेश मतलब चार्ज, चार्ज कितना लगा। तो Q बराबर यदि E अगर निकालेंगे तो हमें आवेश पता हो जाता है, जहाँ E बराबर होता है इलेक्ट्रॉन और आपका N बराबर जो आपकी संख्या होती है, जिससे आप समझ सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश का जो इसका फार्मूला है या इसका मात्रक है क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जो करंट फर्स्ट आपको दिख रहा है यह है रेट ऑफ फ्लो यानी कि ऑफ द चार्ज। यह क्या है एक चार्ज को दर्शाता है। आई बराबर क्यू अपान टी, आई बराबर आई मतलब जो आपका है यह क्यू अपान टी आवेश बटा समय को निर्धारित करता है। तो यूनिट क्या होता है, यूनिट एक एम्पियर है। क्या है, एम्पियर है। एम्पियर किसे बोलते हैं, जो आपकी विद्युत की जो मापक है उसे हम बोलते हैं। तो रेसिस्टेंस फैक्टर क्या है, रेसिस्टेंस फैक्टर होता है रेसिस्टेंट लेंथ की प्रॉपर्टी और एरिया के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। अगर वायर की लेंथ डबल कर दी जाए और एरिया सेम रहे तो रेसिस्टेंस डबल हो जाएगी। यानी जैसे अगर हम एक वायर से ए स्थान से बी स्थान ले गए तो उसकी जाने की रफ्तार एक वायर से होगी तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, बट हम अगर उसको दो तारों से वहाँ पर ले जाएंगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि उसकी रफ्तार क्या होगी, चार्ज कम हो जाएगी, करंट क्या होगा, कम जाएगा। तो यही होता है इसका रेसिस्टेंस फैक्टर का मतलब। अगला हम देखने वाले हैं कि दी वायरल ऑफ इक्वेशन क्या है, इसका फार्मूला क्या है। दी वायरल ऑफ इक्वेशन यह है ओम का लॉ। कौन किसका, ओम का लॉ। जो आप बुक में पढ़ते हैं, क्वेश्चन विद्याओं में पढ़ते हैं, ओम का लॉ होता है। उसका जो मात्रक कैसे निकालते हैं, आप इससे निकालते हैं V बराबर आई आर। V बराबर वेग, I मतलब जो आपका मतलब प्रतिरोध है, R मतलब है त्रिज्या।
तो इन जो एट कांस्टेंट है, जो नेतांक है टेम्परेचर V बराबर इन्फिनाइट I, इससे हम निकालते हैं। जो आप ग्राफ देख रहे हैं यानी कि वेग निकालने के लिए आपका I यानी प्रतिरोध आपको निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो ग्राफ में हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, जो सीधी लाइन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को निकालना होता है। तो आप उसके बाद में अगला हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन एक सीरीज होती है जो प्रतिरोध को दर्शाती है। प्रतिरोध जैसे R1 प्लस R2 R3, यानी जब हम बीच बीच में स्विच लगाते हैं वह प्रतिरोध को कंट्रोल करता है। जैसे हमने एक बीच में स्विच दिया एक घर से दूसरे रूम तक जाने के लिए, तो वह R1 माना जाएगा, दूसरे रूम में R2 माना जाएगा। या जैसे आपको एक रूम रखा है तो या एक स्विच क्या हुआ R1 का हो गया, उसके बाद में दूसरे इसको कनेक्शन दिए तो यह R2 का हो गया। ऐसे ही सीरीज वाइज जो आपके करंट सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल डिवाइड होते रहते हैं। इसका मतलब आप समझ गए, आपका करंट तो सेम आएगा, एक घर से दूसरे घर में जाएगा, बस उसका जो क्या होता है पोटेंशियल कम होता है। ठीक है, ऐसे हम समझेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो पैरेलल है वह क्या है। पैरेलल मतलब ये इतने जैसे ऊंचे नीचे है, आपको दिख रहा है कि ये जो प्रतिरोध है इसको हम कैसे देखेंगे। इसको हम देखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2, इससे हम निकाल भी सकते हैं। यानी इससे पोटेंशियल डिफरेंट होती है बट सेम रहता है, जो कि करंट डिवाइड होता है। बस क्या होता है, करंट ही डिवाइड होता है और सारा पोटेंशियल जो है वह सेम रहता है। अगला हम बच्चों देखने वाले हैं जो पॉइंट है कि पॉइंट उसमें क्या पढ़ने वाले हैं। अगला हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन। अगला है हमारा रेखा गणित, जिसमें हम देखेंगे कि एरिया क्या है, सरफेस क्या है, इन सब का जो आता है क्वेश्चन आपको इजीली लगा सकते हैं। जो क्यूब होता है, क्यूब मतलब जो आपका चारों कोना का क्यूब होता है, आयत होता है, उसको हम कैसे निकालते हैं। आयत को निकालने के लिए आपका यह पूरा दिया है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि रूम की जो 4 वाल होती हैं, जो 4 वाल का एरिया होता है, पूरा जो जगह होता है वह EL बराबर 2 ब्रैकेट में EL प्लस BH हाइट, इससे लंबाई और जो आपका स्ट्रेंथ है उससे आप निकाल सकते हैं क्यूब, यानी कि पूरे जो रूम का एरिया है उससे आप निकाल सकते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे सिलेंडर। सिलेंडर क्या है? सिलेंडर जो आपका बेलनाकार का जैसे होता है उसे बोलते हैं। उसका निकालने के लिए CSA = 2πRH, इससे आप निकाल सकते हैं। अगला है कोण। कोण जो आपका त्रिकोण मिति वाला होता है उससे आप निकाल सकते हैं। उसका जो फार्मूला है CSA बराबर πRI, इससे आप निकाल सकते हैं। स्फीयर मतलब क्या होता है? स्फीयर मतलब जो आपका कर्सर होता है, यानी कि जो गोलाकार होता है, उससे निकाल सकते हैं। उससे कैसे निकाल सकते हैं? चारों जो आपकी जैसे जो ग्लोब है, ग्लोब क्या है आपका गोल है, तो उससे आप क्या चारों तरफ की आपकी जो मात्राएं हैं या कितनी दूरी है सब उससे निकाल सकते हैं। किससे? उसका फार्मूला है 4πr²। किससे निकाल सकते हैं? 4πr² से। उसके बाद में हेमिस्फीयर क्या है? हेमिस्फीयर मतलब आधा टुकड़ा गोला का। जैसे आपका यह है, यह पूरा गोला, आप इसका आंसर निकालेंगे बट इसका किसका निकालेंगे? आधे का। इसका निकालेंगे 2πr² से। इसमें निकालेंगे 4πr²। इसमें मतलब आधा कटोरा नहीं, इसमें फुल कटोरा है तो इसका आधा कटोरे का क्या निकालेंगे? 2πr²। जो गोल्डन रूल है आप उसे समझ लीजिए। जब आप सरफेस एरिया निकालेंगे तो आपको जब दो सॉलिड्स ज्वाइन होता है तो टोटल सरफेस एरिया डज नॉट इक्वल टू सम ऑफ TSAs। हमेशा एस्पेक्ट टू सरफेस का एरिया ऐड करना होता है। उसके बाद में जब आप रिएक्टिंग करते हैं तो एक शेप को जो पिघला देते हैं, पिघलाकर दूसरा बनाने पर वॉल्यूम जो है उसका सेम रहता है। समझ गए आप? अगला हम देखने वाले हैं, हमारा पॉइंट जो है उसको हम देखेंगे। जो हमारे आनंद जी ने कहा था कि आप बायोलॉजी पर सर पढ़ा दीजिए 12th के लिए, तो मैं आप उनके लिए भी बता रहा हूँ कि क्लास 12th बायोलॉजी रिप्रोडक्शन जनन जो है
वह क्या है। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन जो होता है, पादप पादप मतलब जो पेड़ पौधे हैं उसको हम बताएंगे। फॉलोइंग जो प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट, उसके बारे में। उसके बाद में रिप्रोडक्शन ह्यूमन के बारे में भी मैं आपको प्रजनन के बारे में बताऊंगा। जैसे पार्ट हमारा जो दिया है कि इसके मतलब क्या होते हैं। एनोडर्मिस मेल जो होता है वह स्टेमन होता है। उसके बाद में जो जाइनोमिक होता है उसे हम फीमेल क्रेपल बोलते हैं। जिसे आपको यह दिख रहा है इस साइड का जो आधा सिरा यह है वह क्या है, मेल का है, और जो इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, फीमेल बोलते हैं। जो स्टेमन जो आपको दिख रहा है यह क्या है, एक मेल का जो भाग है। और जो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, केरपल केरपल क्या है, एक फीमेल का भाग है। समझ गए आप। अगला हम देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। डबल फर्टिलाइजेशन जब एंजियोस्पर्म का जो यूनिक फीचर होता है वह साइनेज से जुड़ा होता है, तो उसे हम बोलते हैं जाइगोट प्लस ट्रिपल फ्यूजन। जो आपका होता है वह आपके साथ इंक्लूड होता है, जुड़ा होता है, उसके आप हिसाब से यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन यानी उसमें आपका बन जाता है। अगला हम देखने वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, मानव प्रजनन क्या है। जब सुप्रोमेटेजनेसिया के साथ होता है उसे हम बोलते हैं सेमिफ्यूज्ड ट्यूबल्स मेन। स्पर्म टू बनाते हैं तो हैं बट वो सोर्टोलाइज सेल होते हैं। न्यूट्रिशन डेट जो होते हैं वह लेडिंग सेल्स होते हैं। तो एंड्रोजेन सीक्रेट करता है, क्या करता है, सीक्रेट करता है, उस चीज को बचाता है। ठीक है। उसके बाद में जो ऑर्गेनेशिया होता है वह फीमेल फेटस के लिए होता है, में ही शुरू हो जाता है, लेकिन जो प्रोफेज है, जो आपका फेज 1 है वह स्टेज पर अरेस्ट हो जाता है, यानी क्या होता है, वह रुक जाता है। किसमें, फीमेल कैटेगरी में। उसके बाद में हम देखने वाले फर्टिलाइजेशन क्या है। एम्पुलरी रीजन जो होता है वह और वायु मिलते ही रुक जाता है। ठीक है। अगला हम देखने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए आपको 1 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। जैसे कंट्रेप्शन क्या है, बेरीवेक जो आईयूडीएस है वह कॉपर टी LNG 20 से बना है। उसके बाद में सर्जिकल जो आपका है वह वैक्सटोमी टोबिकैटोमी से बना है। ठीक है। तो इन पॉइंट को आप क्या करते हैं, आप अगर आपको इन चीज़ों को अगर नहीं समझ मिल रहा है, उसके बाद में एक आपको दिख रहा है इसमें आईवीएफ। आईवीएफ होता है जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब टू बेबी प्रोग्राम। इससे क्या करते हैं, बच्चे को टेस्ट ट्यूब से देख सकते हैं, ठीक है, जान सकते हैं, प्रजनन के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन चीज को आप क्या करिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में आप गूगल पर जाके गूगल एडसेंस करके इसको आप देख सकते हैं, इसका हिंदी करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान भी सकते हैं। तो इनके लिए मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ, क्योंकि जो इंग्लिश के बच्चे हैं सीबीएसई बोर्ड के वो भी अच्छे से पढ़ सकें, जान सकें। और आप हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ जिससे आप अच्छे से जान सकते हैं। तो इनको आप क्या करिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका हिंदी कर लीजिए, ट्रांसलेट कर लीजिए, और आप बेहतर इसको जान सकते हैं। ठीक है। अगला हम देखने वाले हैं कि क्या है। अगला है क्लास 12 का बायोलॉजी, जो जेनेटिक्स बायोटेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम जानेंगे। अगला है मॉलिक्यूल, जो बेसिक है वह सेंट्रल डोगमा क्यों है। अगला है डीएनए, उसके बाद में mRNA, फिर प्रोटीन। जो डीएनए होता है वो आरएनए के बनने के बाद क्या होता है, एक प्रोटीन का जो प्रोसेस है वह जनरेट करता है। अगला है एवोल्यूशन प्रिंसिपल्स क्या है। फिर उसके बाद में बायोटेक्निक एप्लीकेशन क्या है, एवोल्यूशन प्रिंसिपल्स क्या है। तो इनको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे गूगल ट्रांसलेट कर सकते हैं। समझ गए आप। इसलिए मैं आपको इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब पेन चल जाएगी तो आप अच्छे से इसे स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं। समझ गए।
जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है, आरएनए पहले जेनेटिक्स मटेरियल होता था, पर डीएनए ज़्यादा स्टेबल है तो केमिकल मॉडिफिकेशन की वजह से यह नहीं हो सकता। तो ह्यूमन जो जेनोमी प्रोजेक्ट है वह लेस देन 2% जेनोमी कोड्स प्रोटीन्स। समझ गए आप? इन सब का प्रयोग आप हिंदी ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। अगला हम देखने वाले हैं जो पॉइंट है क्लास 12th के लिए बायोलॉजी हेल्थ इकोलॉजी क्या है? हेल्थ इकोलॉजी ह्यूमन हेल्थ डिसीज क्या है? जो टाइफाइड के लिए होता है उसे बोलते हैं सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। वह किससे होता है? टाइफाइड से होता है। उसके बाद में कन्फर्म बाय डी विडेल टेस्ट किससे हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं? उसका टेस्ट करवाना पड़ता है कन्फर्म करने के लिए विडेल टेस्ट कराना पड़ता है, जिससे आपको पता चलता है कि टाइफाइड है या नहीं है। अगला, अगर आपको कहीं भी मलेरिया हो जाए तो आप उसके लिए क्या करते हैं? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का प्रयोग, वह आपका कीटाणु होता है जो कि बैक्टीरिया होता है, फीमेल एनोफियल्स होता है। हमें जो कि आपको क्या करना है, वेक्टर जो हेमाजोइन रिलीज होने से थोड़ा और बुखार आता है। जब आपका यह होता है मॉस्किटो अंदर जाता है तो क्या करता है, यह और भी बुखार देता है। तो इन सब को छोटी छोटी बातों को आप अच्छे से इसको लिख सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं, या आपका एक नंबर देकर जाएगा। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी इंटरेक्शन क्या है? इकोलॉजी जैसे मुटुअलिज्म क्या है? मुटुअलिज्म मतलब दोनों को फायदा होगा, जैसे लीचेंस माइकोराइजा क्या है? तो इन सब आप चीज़ों को क्या करें, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको हिंदी ट्रांसलेट कर सकते हैं। यह आपके लिए पीडीएफ बहुत ही आवश्यक है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ कि आप अच्छे से इसे पढ़ सकें। अगला हम पॉइंट देखने वाले हैं कि क्लास 12 की फिजिक्स इलेक्ट्रोजेनेटिक विद्युत चुंबकीय फार्मूला सीट क्या है? वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि जो कुलाम्स का लॉ है उसको आपको दर्शाया गया है कि इसमें फार्मूला को हम कैसे याद करें। उसका फार्मूला है यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में जब हम पॉइंट चार्ज को देखते हैं तो उसका जो फार्मूला है E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। उसके बाद में कैपेसिटेंस यानी पैरेलल प्लेट क्या है? C बराबर K0 E अपॉन D। एनर्जी स्टोर के लिए आपका है U बराबर 1/2 CB स्क्वायर। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो फार्मूला है डायरेक्ट बायोसिटी VD इज इक्वल टू ET। यह आप क्या करें, अच्छे से इन फार्मूलों को लिख लें और याद कर लें, यह आपके लिए बेहतर है। अगला पॉइंट हम देखने वाले हैं कि क्या है। अगला है कि क्लास 12 फिजिक्स ऑप्शन ऑप्टिक मॉडर्न फिजिक्स क्या है? रे क्या है, यानी तरंग क्या है, वेव क्या है? ठीक है, तो इनके बारे में आप जान सकते हैं। डबल नेचर एटम्स क्या है? ठीक है, लेंस जो मेकर्स है फार्मूला, उसका जो फार्मूला है कि कैसे लेंस का जो है फार्मूला, उसका है 1/f इज इक्वल टू माइक्रो माइनस 1। उसके बाद में 1/r1 माइनस 1/r2। इससे आप फार्मूला अच्छे से लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर हिंदी में आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। अगला हम बात करने वाले हैं ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। तो कॉन्सेप्ट समझो पर फार्मूला रोज़ाना रिवीज करो। क्या करना है आपको? कॉन्सेप्ट समझो और पर फार्मूला आपको रोज़ाना रिवीज करना है। जैसे मैंने आपको इन कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे में हिंदी में रूपांतरित करके बता दिया है, आपको बस क्या करना है, फार्मूला को रोज़ाना रिवीज करना है। जिन फार्मूला को मैंने दिया है उसको आप लिख लीजिए, ऐसे हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद में मैं आपको अगले वीडियो में क्विज लेकर आऊँगा, यानी कि PYQ क्वेश्चन होगा जिसे आप हल करेंगे और अपना तैयारी को बेहतर समझ सकेंगे। ठीक है, तो अगला जो है अंडरस्टैंड को कॉन्सेप्ट को जो आपका कॉन्सेप्ट है उस अंडरस्टैंड से आप हट जाएंगे, यानी कि जो आपको मतभेद है उससे आप ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद में जो बट जो रोट है
उसको क्या करना है, आपको लर्न करना है। जो फार्मूला को क्या करना है, लर्न दी फार्मूला। आपको फार्मूला को जो मैंने दे रखा है उसे आपको लर्न करना है, याद करना है। तो इज डेक इज दिस स्क्रीनशॉट, मैंने आपको कहा कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इन डेस्क जो आपका डेस्क पर दिख रहा है वो आप स्क्रीनशॉट ले लो और एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले क्या करना है, एक बार स्विप कर लेना है, आपको देख लेना है। तो कीप प्रैक्टिंग यू टू स्टिल कैन डू इट, आपको इसका प्रैक्टिस करना है और अच्छे से आप इसको तैयारी में जुट जाइए। मैंने आपको बता रखा है, हर वीडियो में छोटे-छोटे पॉइंट भी बता दिया है कि इन चीज़ को आपको क्या करना है, फार्मूले कॉन्सेप्ट को समझना है, फार्मूला को याद करके रखना है, उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट को हटाना है। बस आपको फार्मूला ही फार्मूला रटना है। तो इस स्क्रीनशॉट को आप फार्मूला को ले लीजिए, उसके बाद में एग्ज़ाम के हॉल में घुसने से पहले एक बार स्विप कर लेना, देख लेना। तो की प्रैक्टिस आप करते रहिए और आपका सब कुछ हो सकता है। यू स्टिल कैन डू इट, कुछ भी आप कर सकते हैं। समझ गए आप? तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। धन्यवाद, जय हिंद।